आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये 4th वीक का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और इसमें आपको मिलेगा 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो भी करंट अफेयर्स है वो सबका एक कंपाइलेशन। और ये जो भी हम पढ़ेंगे वो मैपिंग मैगजीन जो हमारा रहता है उसमें से पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम पहले बढ़ते हैं और मैं बताना चाहूँगा इस पार्ट में जो है ना आपको नेशनल मिलने वाला है और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो बैंकिंग अवेयरनेस रहेगा जो कि किशोर सर है वो पढ़ाएंगे। उसके बाद बाकी चीज़ें मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो न्यूज़ है उसको कवर करते हैं। उसके बाद फर्स्ट इन न्यूज़, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट की कुछ न्यूज़ है उसको खत्म करेंगे। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है इंटर मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल कमेटी ऑन फिनटेक। अब ये कमेटी जो बनाई गई है ये किसके लिए बनाई गई है? ये कमेटी बनाई गई है कि एड्रेस करना जो भी फिनटेक के चैलेंजेस है वो सबको सॉल्व करने के लिए जो है एक तरह से कमेटी बनाई गई है जिस कमेटी का नाम है इंटर मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल कमेटी ऑन फिनटेक। इसको जो ये चेयर कर रहे हैं नागा राजू जी जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस के हैं। क्या है ये? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस के चेयर एज अ सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे और इनको ही जो है इंटर मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल कमेटी ऑन फिनटेक का जो है चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ कुछ और मेंबर्स है पैनल के जिनका नाम आपको याद रखना है। पहली चीज जो ग्रो के सीईओ है ललित खेसरी, तो इनको रखा गया है। उसके बाद जितेंद्र गुप्ता जो कि जुपिटर के जो है फाउंडर है। उसके बाद नेक्स्ट एको जनरल इंश्योरेंस के जो सीईओ हैं वरुण दवे, इनको भी रखा गया है पैनल में। उसके बाद अजय कौशल जो कि को फाउंडर है बिल्डेक्स के, ठीक है, उनको भी रखा गया। उसके बाद विष्णु पलय जो कि KPMG के कंपनी के जो है एज अ फाउंडर है। उसके बाद आशीष गर्ग को भी रखा गया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंपॉर्टेंट जो है ना चेयरमैन है जो भी चेयर कर रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंगा राजू जो है आपको याद रखना है। आप थोड़ा फनी वे लग रहा होगा, बचपन में किसी ने छोटा फिल्म देखा होगा ना तो उधर राजू का एक इमेजिन रखो, राजू लो और वो नंगा पड़ा है, ठीक है, नंगा राजू। तो इससे याद रख लो कि नंगा राजू जो है फिनटेक जो ये इंटर मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल कमेटी ऑन फिनटेक है इसके जो है एज अ चेयरपर्सन बने हैं। राजू याद रख लो, कोई भी एक राजू आपके इधर कोई दोस्त होगा राजू या कोई कार्टून का कैरेक्टर याद रख लो राजू के तौर पे और उसको नंगा कर दो बस, ठीक है, तो उसके सिवा नंगा राजू हो जाएगा। नेक्स्ट चलता है इसके ऊपर पढ़े तो इसकी ऑब्जेक्टिव क्या होने वाली है कि फिनटेक चैलेंजेस, जैसे फिनटेक चैलेंजेस क्या क्या रहती है उसको सॉल्व करने का काम करेंगे। फिनटेक कंपनीज को जो भी चैलेंज होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके ऊपर जो रिव्यू और पॉलिसी रेगुलेशन होनी चाहिए वो सब कुछ बनाने का काम करेंगे। उसके बाद जो बेस्ट प्रैक्टिस रहता है कि फिनटेक गवर्नेंस के लिए क्या क्या होना चाहिए वो सब कुछ जो है इसके अंदर किया जाएगा, इस कमेटी का विजन के अंतर्गत किया जाएगा। इसके बाद ये कमेटी का आउटकम क्या होगा कि एक तरह से लॉन्ग टर्म विजन स्ट्रेटेजी बनाने का कि जो इंडिया का फिनटेक इकोसिस्टम है उसको एनहेंस कर पाए, मतलब उसको बूस्ट कर पाए उसके लिए। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 11,440 करोड़ रुपए का इंक्यूजन, ठीक है। तो ये पैसा जो है डाला गया है एक तरह का नवरत्न है राष्ट्रीय इंस्पर्ट विगम, ठीक है, निगम के तौर पे है ये और ये विशाखापट्टनम बेस्ड है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बेस्ड है। तो इनका जो सस्टेनेबल ऑपरेशन है उसके लिए जो है ये पैसे दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि ये अलाइंड है नेशनल स्टील पॉलिसी 2007 के अंतर्गत। अब ये पैसा है 11,440 रुपए, 40 रुपए नहीं 40 करोड़ रुपए और 40 करोड़ रुपए इसको जो है डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में। पहली कैटेगरी जो आपको मिलेगी 10,300 करोड़ रुपए जो है एज अ फ्रेश इक्विटी के तौर पे दिया जा रहा है और दूसरा जो है एज अ वर्किंग कैपिटल लोन की तरह दिया जा रहा है जो कि 1,140 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो ये 11,440 करोड़ को भी जो है दो भाग में बांटा गया है। पहला है 10,300 करोड़ रुपए और दूसरा है 1,140 करोड़ रुपए। और किसको दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो कि विशाखापट्टनम की एक नवरत्न PSU है। क्या है? नवरत्न PSU है जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आती है और ये जो है फॉलो कर रही है नेशनल स्टील पॉलिसी को, ठीक है। तो नेशनल स्टील पॉलिसी 2007 का जो है उसको फॉलो करते हुए जा रही है। अब इसके बारे में पढ़े तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन दिया जा रहा है RINL को ये दिया जा रहा है कि ये अपना स्टील लाइन कर सके प्रोडक्शन प्रोसेसेस उसके साथ जो भी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छे से हो पाए, उसके अपना जो मार्केट का पोजीशन है वो अच्छा कर पाए। तो ये सारे चीज़ों के लिए जो है ये पैसे दिए जा रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़े। क्या है ये RINL? मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो है एक तरह का नवरत्न है जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आती है जो कि ऑपरेट करती है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट पर, ठीक है। तो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट पे जो है ये ज़्यादा ऑपरेट करती है और ये इंडिया की पहली सौर बेस्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। अब सौर बेस्ड का मतलब क्या हुआ? ये ऐसे स्टील प्लांट है जो कि कोस्ट के सामने है। अब कोस्ट के सामने रहने का फायदा क्या है? कोस्ट के सामने रहने का फायदा ये रहेगा कि वो आराम से जो है अपना जो भी लॉजिस्टिक है वो पोर्ट तक भेज सकती है और पोर्ट से जो है एक जगह से दूसरी जगह
जा सकता है, जो भी इनका स्टील रहेगा। तो ये रहता है सोर बेस्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का मतलब। तो ये इंडिया की पहली स्टील प्लांट थी। उसके बाद ये स्पेशली जो लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स हैं उसमें कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोटिव का काम करती है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 11,440 करोड़ रुपए का इंफ्यूजन, और ये किसके लिए किया गया है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो कि विशाखापट्टनम बेस्ड है, इनके लिए किया गया है। और इसको जो है दो भाग में बांटा गया है। पहला तो 10,300 करोड़ रुपए जो है एज अ फ्रेश इक्विटी के तौर पर दिया जाएगा, और दूसरा है 11,140 करोड़ रुपए जो है एज अ वर्किंग कैपिटल के तौर पर दिया जाएगा। ये सारे जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट कंटेंट और रिलेवेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आया कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो इन्होंने अप्रूव किया है 7,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। अभी 7,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है प्रोक्योरमेंट ऑफ 155 mm 155 मतलब 155 mm का एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के लिए। अब ये गन सिस्टम देख सकते हो, ये गन सिस्टम ऐसा रहता है, ठीक है, ये गन सिस्टम ऐसा रहता है। तो इसके लिए जो है ये पैसा दिया जा रहा है। और इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी का प्लान है टोटल 307 आर्टिलरी गन जो है प्रोक्योर करना, और बोला जा रहा है इसके साथ ही जो है 327 जो है गन टाविंग व्हीकल भी जो है एक्वायर करने वाली है। अब एक गन टाविंग व्हीकल क्या है, इसको हम आगे कवर करेंगे डिफेंस के न्यूज़ में, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक न्यूज़ है, जैसे नाम से लग रहा है कि जो गन को ऐसे मतलब मान सकते हैं आर्टिलरी गन है, इसको कैरी करने के लिए कुछ न कुछ ट्रक की जरूरत पड़ेगी। तो वो ट्रक को जो है प्रोक्योर करेंगे कितना, 327। तो उसके बारे में डिफेंस के न्यूज़ में पढ़ेंगे। अभी आपको ये गन के बारे में पढ़ना है। अब इस गन की बात करें तो ये गन का मैंने आपको क्या बताया, इस गन का जो सेल रहने वाला है वो ऐसे, इस गन के जो आगे जो इधर सेल लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से जब ब्लास्ट होगा तो यहाँ से निकलेगा ना, तो इसकी जो सेल की जो डायमीटर मिलेगी आपको 155 mm की मिलने वाली है, और इसकी जो रेंज मिलेगी आपको 48 किलोमीटर के आसपास मिलने वाला है, ठीक है। अप टू 48 किलोमीटर की रेंज रहती है इसकी। और बात करें पहले जो यूज़ किया जाता था वो 105 का यूज़ किया जाता था, और 130 mm का आर्टिलरी गन यूज़ किया जाता था। और अब जो यूज़ कर रहे हैं वो 155 mm का यूज़ कर रहे हैं, और मैक्सिमम जो ये सेल का साइज हो सकता है वो 203 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, और जितना सेल का साइज होगा उतना ज़्यादा वो डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकता है इन टर्म्स ऑफ अटैक। और बात करें इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसको मोस्टली जो माउंटेन्स रहते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई एनिमी अगर इधर हो तो उसको आराम से अटैक किया जाए, ठीक है। माउंटेन के ऊपर भी जो है अटैक किया जाए, उसके लिए जो है ये गन को जो है यूज़ किया जाता है, आर्टिलरी गन को यूज़ किया जाता है। और आप ये देख सकते हो ट्रक है, आर्मी का ट्रक है, ये कैरी कर रहा है। तो यही जो है 227 गन टावरिंग व्हीकल जो है इंडियन आर्मी जो है प्रोक्योर करने वाली है। अब इसके बारे में बात करें क्या है ये एडवांस टावरिंग गन सिस्टम। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड, मतलब इंडिया का खुद का आत्मनिर्भर भारत के बेसिस पे बनाया हुआ पहला 155 mm का आर्टिलरी गन है। और मैंने आपको बता दिया 155 mm का मतलब क्या, जो इसके आगे जो सेल होने वाली है जब ये ब्लास्ट करेगा उसका जो सेल है उसका साइज है 155 mm। इसके बारे में बात करें तो इसको जो है डेवलप किया गया है DRDO, और DRDO ने हेल्प लिया भारत फोर्ज लिमिटेड और उसके साथ TASL मतलब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, किसकी हेल्प ली है DRDO ने, भारत फोर्ज लिमिटेड और उसके साथ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो ये दोनों का हेल्प लेते हुए इंडिया का पहला इंडिजीनियसली एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम जो बनाया गया है। और इस गन सिस्टम का जो है साइज आपको मिलेगा, जो सेल का साइज मिलने वाला है वो 155 mm का मिलने वाला है। और इसके लिए जो है टोटल 7,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक तरह से नीति आयोग की तरफ से न्यूज आ रहा है कि नीति आयोग ने पार्टनर किया है विद डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, और दोनों मिलकर जो है लॉन्च कर रहे हैं नीति फ्रंटियर टेक हब। और इस हब की बात करें तो ये हब क्या करने वाला है, ये एक तरह से क्वांटम कंप्यूटिंग, नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर्डनेस के तौर पे जो है एक पेपर रिलीज किया गया है, ठीक है। तो इस हब ने क्या पेपर रिलीज किया है, क्वांटम कंप्यूटिंग, नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर्डनेस के तौर पे जो है एक पेपर रिलीज किया गया है। और ये पेपर जो है एज अ सर्व करने वाला है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के तौर से एज अ थिंक टैंक के तौर पे, ठीक है। तो एक तरह से थिंक टैंक की तरह काम करेगा जिसमें बातें होगी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हमारे इंडिया में कैसे हो उसके ऊपर। अब इस पेपर के बारे में बात करें तो ये पेपर जो है एक्सप्लोर करता है क्वांटम कंप्यूटिंग एस्पेक्ट ऑन डिफेंस में कैसे जो क्वांटम कंप्यूटिंग को हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद जो इंटेलिजेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये सब के लिए ज़्यादा फोकस करता है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है।
तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, और जो नहीं भी पता वो थोड़ा रिसर्च कर लो, पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में डीप में जाएंगे नहीं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, और हमारा मकसद ये है कि आपको शॉर्ट में और क्रिस्प में जितना जल्दी जो है वीडियो प्रोवाइड किया जाए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आ रहा है नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत ये सारा का सारा प्रोक्लेमेंट किया जा रहा है, ये सारा का सारा जो है चीज़ें की जा रही है, और इसके बारे में बात करें टोटल 6003 करोड़ रुपए जो है एज अ बजट रखी गई थी, जिसका एम था कि हमारे इंडिया का जो क्वांटम टेक इकोसिस्टम है उसको बढ़ाया जाए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है कंडक्ट किया है इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज। अब मुझे एक बात बताओ कि आप कौन सा इंडिया का वेब ब्राउजर है जो कि यूज करते हो? ऐसा कोई बहुत कम बंदे ही होंगे जो इंडिया के जो ब्राउजर्स है वो यूज करते हैं, मोस्टली क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या एज वेज यूज करते होंगे, मोस्टली क्रोम यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में अब तक कोई भी वेब ब्राउजर जो है किसी ने भी डेवलप नहीं किया है, और जो डेवलप भी किया गया है तो उसमें मतलब इतना कुछ मतलब डेवलपमेंट है नहीं, या तो कोई यूज नहीं कर रहा था। तो इसीलिए जो है एक तरह से चैलेंज निकाला गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इन्होंने बोला था कि हम जो है एक तरह से इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज निकालेंगे, जिसके अंतर्गत जो भी इंडिजीनियस वेब ब्राउजर्स रहेंगे उनको हम चैलेंज के अंतर्गत रखेंगे, और उनको कुछ न कुछ प्राइज मनी दिया जाएगा अंडर दी आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत देखोगे तो फर्स्ट प्राइज जो है जुहो कॉर्पोरेशन को मिला है। जुहो कॉर्पोरेशन बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है जो कि मोस्टली सॉफ्टवेयर सर्विस देने का काम करती है दूसरी कंपनीज को, ठीक है। तो इनकी ब्राउजर है जिनको 1 करोड़ रुपए का एज अ प्राइज मनी दिया गया है। सेकंड प्राइज जो है टीम पिंग को दिया गया है, जिसको 75 लाख जो है एज अ प्राइज मनी दिया गया है। तीसरा प्राइज जो है अजना को दिया गया है जो कि 50 लाख रुपए दिया गया है, और एक तरह से स्पेशल भी एक अवार्ड दिया गया जो कि जियो विश्वकर्मा को दिया गया है, ठीक है। तो 4 तरह के ब्राउजर्स है जिनको अवार्ड मिला गया है, और इसमें से इंपॉर्टेंट है वो जुहो ही बनता है जिनको 1 करोड़ रुपए एज अ प्राइज मनी मिला है इस चैलेंज में। क्या चैलेंज का नाम है? इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज, जिसको कंडक्ट किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका काम यही रहने वाला है कि जो भी इंडिजीनियस मतलब जो आत्मनिर्भर भारत में बने हुए वेब ब्राउजर्स है उनके लिए ये चैलेंज निकाला गया था, ठीक है। तो इसके विनर कौन थे? जुहो इसके विनर थे। अब इसके बारे में पढ़े थोड़ा बहुत कुछ डिटेल में, तो आपको मिलेगा कि जो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी विष्णोई है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चला रहे हैं, तो इन्होंने इस इवेंट में जो है जो भी विनर्स थे इनके बारे में बताया था। और इसके बारे में बात करें तो इस पूरे चैलेंज को जो है मैनेज कर रहे थे सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको सीडैक भी बोला जाता है, जो बैंगलोर बेस्ड है। तो सारा का सारा जो भी चीज़ें हैं इनके ऊपर ही था, सारा का सारा जिम्मेदारी इनके ऊपर ही था पूरा का पूरा इनिशिएटिव को मैनेज करने का। इसमें देखोगे टोटल 434 टीम पार्टिसिपेट किए थे इस कंपटीशन में, जिसमें 3 स्टेज में जो है इनको सेलेक्ट किया गया था। पहला था आइडियल सबमिशन, दूसरा था प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, और तीसरा था फाइनल प्रोडक्ट क्रिएशन। तो ये तीनों में जो आपको मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट क्रिएशन में, उसमें जो है जुहो जो है फाइनली जीत गया। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट चला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से न्यूज कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है लॉन्च किया है बैंकनेट का मतलब बैंक एसिड ऑक्शन नेटवर्क, जो कि एक तरह से रीवैम्प ऑक्शन पोर्टल है। अब रीवैम्प ऑक्शन पोर्टल का मतलब क्या हुआ कि ये पोर्टल पहले बना हुआ था, ठीक है, ये ऑक्शन पोर्टल पहले बना हुआ था जिसका नाम था ईबे क्रे इसका पहले नाम था। अब जो है इसका नाम चेंज करके बैंकनेट रख दिया गया है। इसका काम क्या रहता है? बैंकनेट का काम क्या रहने वाला है? बैंकनेट का काम ये रहेगा कि ये एनहेंस करेगा लिस्टिंग एंड सेलिंग ऑफ पीएसयू बैंक एसिड। अगर पीएसयू बैंक के पास कुछ भी एसिड पड़ा होता है तो वो जो है अब लिस्ट कर सकते हैं बैंकनेट के ऊपर, और ये जो है पहले ईबे क्रे के पास करते थे, अब जो है बैंकनेट के ऊपर कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो भी इनका एनपीए है वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव होगा, ठीक है। अब चीजें क्या हो जाती है कि कोई पर्सन लोन लेता है तो उसके बाद वो जो है बैंक के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर वो लोन जो है नहीं चुकाता तो बैंक के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो बैंक क्या करता है कि उसको सेल करने की कोशिश करता है ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे वो अपना जो सामान है वो सेल कर पाए और जो भी एनपी है वो ठीक हो पाए, ठीक है। अब ईबे क्रे के बारे में बात करें तो इसको फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका भी सेम ही काम था कि जो ई ऑक्शन है उसके लिए, ठीक है। तो ई ऑक्शन जो भी एसिड है उसका सेल करने के लिए बनाया गया था और अब जो है इसका नाम चेंज कर दिया और कुछ चेंजेस किए गए हैं, हम उसको आगे बढ़ेंगे। दोनों प्लेटफॉर्म की बात करें, दोनों प्लेटफॉर्म जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, इन्होंने ही बनाया, ठीक है। कौन बनाया? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस नहीं बनाया। क्या बनाया? बैंकनेट बनाया। बैंकनेट क्या करेगा? बैंकनेट जो है एक तरह से लिस्टिंग और सेलिंग ऑफ जो पीएसयू एसिड रहता है उसको करेगा, ठीक है। तो पीएसयू बैंक का जो भी एसिड होता है उसको लिस्ट करने का काम करेगा, जिसके से क्या होगा, जिसके जो एनपीए है वो कम हो जाएगा बैंक्स का, ठीक है। क्या होगा? बैंक का जो है एनपीए कम हो जाएगा। अब कुछ की फीचर्स के बारे में बात करते हैं बैंकनेट का। तो बैंकनेट का की फीचर्स यही है कि पहले तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी इन द एडवांस टैग।
कैसी ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि AI टूल हो गया, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है। उसका सिक्योर गेटवे, सिक्योर पेमेंट गेटवे, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है। उसका जो बैंक वेरीफाइड प्रॉपर्टी टाइटल्स है वो भी ट्रांसपेरेंसी रहने वाले, ठीक है। तो कोई भी प्रॉपर्टी लेता है बैंक, कोई प्रॉपर्टी का लोन देता है, तो उससे पहले ना बैंक उसको पूरा वेरीफाई करता है, उसके बाद लोन देता है, क्योंकि क्या पता प्रॉपर्टी किसी गलत नाम पे हो या गलत चीज़ पे हो प्रॉपर्टी, तो उसके लिए जो है बैंक प्रॉपरली जो है वेरीफाई करता है। तो वो सारा का सारा जो है ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है, और ऑक्शन से पहले, ठीक है, ऑक्शन से पहले जो है ये सारा का सारा ट्रांसपेरेंसी देगा बैंकनेट। नेक्स्ट जो है बोला जा रहा है कि जो बैंकनेट है ये 12 जो PSUs हैं वो यूज करेगी, उसके साथ इंडियन एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कि जो बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर सकती है, ठीक है। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक है 12 PSUs जिसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है, जिसमें आता है सॉरी SBI, PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने बैंक्स हैं वो सारे सारे जो पब्लिक बैंक है, और बाकी जो BI है वो भी जो है एज ऑक्शन कर सकती है। अब ये क्यों किया गया है ये चेंजेस इसलिए किया गया है कि ये एक तरह से स्मूथ और रिलायबल एक्सेस दे पाए मोबाइल और वेब एप्लीकेशन से, ठीक है। तो इनका जो आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा स्मूथ है, जिसके से जो है वेब एप्लीकेशन और मोबाइल के थ्रू भी आप जो ऑक्शन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो बोला जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग रहेगी, जिसकी वजह से जो सर्च करना अच्छा रहेगा, कोई भी अगर सेल कर रहा होगा उस समय, ठीक है। मान लेते हैं कि दिल्ली में मुखर्जी नगर में कोई सेल हो रहा है मार्केट, कोई भी प्रॉपर्टी, तो वो चीज़ अच्छे से अच्छे सेल हो पाए, मतलब कोई बंदा मुखर्जी नगर पे अगर कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हो और उसको जो है बैंकनेट पे मिल जाए, उसी के लिए जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग रखी है, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा कि मुखर्जी नगर में कोई प्रॉपर्टी है तो उसको जो है अच्छे से, मतलब जो भी प्रॉपर्टी वो मिल जाए जल्दी से जल्दी, तो उसके लिए जो है सर्च टू सेल के तौर पे जो है एडवांस्ड प्रोसेस रखी गई है। उसके बाद इसमें बोला गया कि यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस भी रहने वाला है, जिसके अंतर्गत जो भी पर्सन है उनको इजीली जो भी प्रॉपर्टी है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने अपडेट किया है MSME क्लैरिफिकेशन क्राइटेरिया को। जो MSME क्लैरिफिकेशन क्राइटेरिया उसके बारे में कुछ बताया गया है, और बताया जा रहा है इसको 1 अप्रैल 2025, मतलब मैं ये आज के दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मतलब आज का दिन 1 अप्रैल 2025 से ये क्राइटेरिया चालू हो जाएगा, और ये पुराना जो फ्रेमवर्क था 2020 का उसको रिप्लेस करता है, और ये जो है किया जाएगा अंडर दी MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंतर्गत, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर है इसको जो है चेंजेस किए गए हैं, हम उसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़े तो MSME में क्या होता है, पहले तो माइक्रो होता है, उसका स्मॉल होता है, उसका मीडियम एंटरप्राइज होता है। ये 3 तरह की कैटेगरी है, तो आपको 3 तरह की कैटेगरी यहाँ पे दिख रही होगी। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट लिमिट दिख रही होगी कि इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है, और उसके बाद टर्नओवर लिमिट कितनी है वो भी दिख रही होगी, और पहले कितने था वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी टेबल से मिल जा रहा है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, ठीक है। तो ये जो क्लैरिफिकेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट लिमिट की, पहली बात तो ये प्लांट और फिर मैन्युफैक्चर और इक्विपमेंट में की जाती है, और टर्नओवर जो है ये एनुअल बेसिस पे निकाला जाता है। तो इसके बारे में पढ़े तो इसके बारे में आपको मिलेगा कि अभी जो माइक्रो एंटरप्राइज का जो लिमिट रखी गई है इन्वेस्टमेंट लिमिट, वो 2.5 करोड़ रुपीज है, और पहले के टाइम पे वो 1 करोड़ रुपये था। तो कुछ मान सकते हो कि 2.5 से जो है मल्टीप्लाई करके जो है ये रेट बढ़ा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो माइक्रो एंटरप्राइज है इनका टर्नओवर बोला गया कि 10 करोड़ रुपए रखने का, और पहले जो था वो 5 करोड़ रुपए रखा गया हुआ था। उसके बाद स्मॉल एंटरप्राइज की बात करें तो स्मॉल एंटरप्राइज की जो अभी इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 25 करोड़ रुपए है, पहले जो था वो 10 करोड़ रुपए था। उसके बाद टर्नओवर लिमिट की बात करें तो 100 करोड़ रुपए था, और पहले जो था वो 50 करोड़ रुपए था। और मीडियम एंटरप्राइज की बात करें तो 125 करोड़ रुपए जो है अभी इन्वेस्टमेंट लिमिट है, पहले 50 करोड़ रुपए था। और अगर इन्वेस्टमेंट टर्नओवर लिमिट की बात करें तो अभी के टाइम पे 5 करोड़ रुपए है, और पहले जो था वो 250 करोड़ रुपए था, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, सारे वैल्यूज। पहली चीज क्या करना है, पहले तो जो ये इन्वेस्टमेंट लिमिट है ये याद रख लो कितना है, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ को याद रखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो 10 करोड़ रुपए आ जाएगा एज अ टर्नओवर लिमिट। अब क्या करना है, इस साइड जा रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और नीचे जा रहे हैं तो पहले तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 10 का आधा करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले तो किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 का आधा लेके मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2.5 है तो 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो कितना हो गया 25 करोड़ रुपए। अब 10 का आधा करके मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 10 का आधा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 करोड़ रुपए आ जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है। और देखोगे तो ये सेम चीज होने वाली है, 25 करोड़ रुपए, इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे तो आपको 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। वैसे 125 करोड़ रुपए, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे तो आपको 500 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो एक छोटा सा
ट्रिक नहीं बोल सकते हो, ये एक नॉर्मल सा चीज़ें हैं जो आपको याद रखने में हेल्प होगी, और ये आप खुद भी बना सकते हो जो भी चीज़ें रहती हैं सारे। अब इसके बारे में पढ़े तो ये क्या करेगा, ये अभी जो चेंजेस किए गए इससे बेनिफिट क्या होने वाली है। एक तो इजीली लोन एक्सेस कर सकते हैं विथ लोअर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि लोन जो है वो आराम से मिल जाएगा, बिकॉज अभी इन्वेस्टमेंट लिमिट बन चुकी है, उसका टर्नओवर लिमिट बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो लोन जो है आराम से मिल जाएगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें भी प्रायोरिटी दी जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाई गई है तो उस बेसिस पे जो कंपनी है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो उस हिसाब से जो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी इनको मिलना हो जाएगा। उसका जो टैक्स बेनिफिट भी हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी अपडेशन है या इनोवेशंस है उसमें भी जो है सपोर्ट करने का काम करेगा आफ्टर दिस चेंजेस। अब इसका इम्पैक्ट देखें तो इसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छा खासा होने वाला है, और बोला जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है उसको भी एडजस्ट हो जाएगा आफ्टर दिस इम्प्लीमेंटेशन। अब बात करें तो इंडिया के कुछ 1 करोड़ प्लस जो है रजिस्टर्ड एमएसएमई है, उसमें से आपको मिलेगा कि 7.5 पीपल जो है वो एज एम्प्लॉय रखे हुए हैं, और उसमें से भी 36% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में ही है, और 45% के आसपास जो है एक्सपोर्ट में है। तो आप देख सकते हो प्रॉपर कंट्रीब्यूशन जो भी एमएसएमई का है। और एग्जाम के लिए थोड़े बहुत वैल्यू जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि 7.5 करोड़ जो है पीपल एज एम्प्लॉय हैं, और मोस्टली स्टेटमेंट में इसके क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे जो है ऐसे क्वेश्चन ही फंसाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक डिपार्टमेंट है जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो इन्होंने लॉन्च किया है बालपन की कविता। बालपन की कविता एक तरह का इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत जो भी ट्रेडिशनल राइमिंग या तो अभी न्यूली कंपोज राइमिंग है उसका एक कंपटीशन रहने वाला है, जो कि भारतीय भाषा मतलब इंडियन लैंग्वेज में और इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। तो 2 लैंग्वेज में रहेगा, एक है भारतीय भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज में। इसमें बच्चों को बुलाया जाएगा और बच्चों को बुला के जो है उनके बीच में जो है कंपटीशन होगी। ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो है एम करता है एनहेंस करना फाउंडेशन राइमिंग थ्रू जॉयफुल पोएम एंड राइम इन चिल्ड्रन मदर टंग। मतलब जो भी चिल्ड्रन का मदर टंग रहेगा उसमें जो है ये कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए जो है ये बचपन की कविता इनिशिएटिव ली गई है। और किसने ली है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन एंड लिटरेसी ने ली है। कौन से लैंग्वेज में ली जा रही है? 2 लैंग्वेज में ली जा रही है, एक इंडियन लैंग्वेज जिसको भारतीय भाषा नॉर्मली बोला जाता है, और इंग्लिश में, ठीक है। समझ आ गया होगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन लिटरेसी जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, इन्होंने लॉन्च किया है बचपन की कविता। बचपन की कविता इनिशिएटिव के अंतर्गत 2 लैंग्वेज में जो है राइम होने वाली है। पहली लैंग्वेज मिलेगी आपको इंडियन लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज मिलेगी इंग्लिश लैंग्वेज। और ये क्यों की जा रही है कि मदर टंग जो चिल्ड्रन का है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव हो पाए उसके लिए। अब इस कॉम्पिटिशन के बारे में पढ़ते हैं। अब इस कॉम्पिटिशन या इस इनिशिएटिव के बारे में पढ़े तो ये एक तरह का नेशनल वाइड कॉम्पिटिशन है, जिसके अंतर्गत जो भी चिल्ड्रन रहेंगे उनको माई गॉव में जाना पड़ेगा और अपना जो पोएम है वो रजिस्टर करना पड़ेगा। और ये जो पोएम है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ट्रेडिशनल या न्यूली कंपोज पोएम भी हो सकते हैं। इसके अंतर्गत 3 कैटेगरी में जो है बांटा गया और उस 3 कैटेगरी में ही जो है प्राइजेस दिए जाएंगे, ठीक है। पहली है प्री प्राइमरी, जिसमें बच्चों की एज 3 से जो है 6 साल के बीच में होगी। दूसरी कैटेगरी ग्रेड 1 है जिसमें बच्चों की एज 6 से 7 साल के बीच में होगी। तीसरी कैटेगरी ग्रेड 2 जिसमें 7 से 8 साल के बीच में होगी। अब प्रेड सबमिशन की बात करें तो इसको मार्च 26 से लेके अप्रैल 22 2025 तक कोई भी पर्सन, कोई भी चिल्ड्रन अगर फिल करना चाहता है तो वो कर सकता है बाय माई गॉव पोर्टल, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट पॉइंट है वो आपको मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो है फेज 1 ऑफ इंडियन सोशल प्रोटेक्शन डेटा पूलिंग एक्सरसाइज निकाला है। और इस एक्सरसाइज की बात करें तो ये जो है सोशल प्रोटेक्शन कवरेज देने का काम करता है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो हमारे इंडिया में सोशल प्रोटेक्शन कवरेज देने का काम करता है। और इन्होंने जो है हेल्प लिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है इन्होंने हेल्प लिया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम न्यूज क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने हेल्प लिया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और तीनों के तीनों मिलके जो है फर्स्ट फेज ऑफ सोशल प्रोटेक्शन डेटा पूल एक्सरसाइज निकाला है, जिसके अंतर्गत सोशल प्रोटेक्शन कवरेज देने वाले हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ भेदभाव ये सब ना हो, तो उसी के लिए जो है ये किया जा रहा है। अब फेज 1 की बात करें तो फेज 1 जो है टोटल 10 स्टेट में चलने वाली है। फेज 1 10 स्टेट में चलेगी। पहला यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, तमिलनाडु, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
कर्नाटका, गुजरात। तो ये 10 स्टेट है जहाँ पे जो है फेज 1 चलने वाला है, उसका नेक्स्ट फेज जो है चलेगा, ठीक है। उसका नेशनल वाइड जो है बाद में कवरेज होगी, वो बात की बात है। बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 10 जो स्टेट है इसके नाम भी आपको याद रखना है। अगर इंडिया की सोशल सिक्योरिटी कवरेज की बात करें तो इसकी की प्रोग्रेस की बात करें तो इसमें 200 करोड़ प्लस जो है रिकॉर्ड अब तक प्रोसेस किए गए हैं, और इसके अंतर्गत कुछ 34 की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जैसे मनरेगा की बात करें तो इसके अंतर्गत जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको 100 दिन तक जो है एज अ जॉब प्रोवाइड की जाती है। फिर पीएम पोषण अभियान की बात करें तो इसके अंतर्गत जो बच्चे रहते हैं उनको खाना दिया जाता है। अटल पेंशन योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है पेंशन जो है प्रोवाइड की जाती है जो अनऑर्गेनाइज पीपल होते हैं उनको, ठीक है। और ईपीएफओ की बात करें, बहुत सारे की स्कीम्स हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और उसके बाद बात करें कि टोटल 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन रिसीव एटलीस्ट वन सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट, और बोला जा रहा है कि 65% जो भी हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है कुछ 92 करोड़ पीपल के आसपास, इनको जो है कम से कम एक नहीं तो एक सोशल प्रोटेक्शन दिया गया है इन टर्म्स ऑफ कैश या किसी भी तरह से, ठीक है। अब मेरी बात कर लूँ तो मेरे घर वाले इतने भी मतलब गरीब नहीं है, मतलब ठीक है, तो इतना अमीर भी नहीं, इतने गरीब भी नहीं है, तो हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें तब भी जो है सब्सिडी मिलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से बोला जा रहा है सब्सिडी की इन द टर्म्स हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें सब्सिडी मिल जाती है, ज़्यादा नहीं 90 रुपये करके ही मिलती है, बट वही बोला जा रहा है कि 65,000 जो है इंडियन पॉपुलेशन को कवर किया है, और कम से कम इन्होंने एक नहीं तो एक सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट लेकर रखा हुआ है। अब ये सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट के अंदर आता नहीं जो मैंने आपको बोला वो, लेकिन ऐसे ही मान सकते हो आपने कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलता ही होगा हर एक पर्सन को, ठीक है। इवन अमीर हो तब भी उसको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल ही जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसी के लिए जो है इसको बोला जा रहा है कि 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को ये कवर करता है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का थोड़ा वैल्यू थोड़ा ज़्यादा ही रखा जाता है जितना ग्राउंड में रहता है उससे। अब इस कवरेज की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी कवरेज जो है इसको इंक्रीज किया गया है फ्रॉम 24.4% से, और इसको बोला जा रहा है कि 2024 तक जो है इसको 48.48% तक हो जाएगा। और ये जो रिपोर्ट है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट के अंतर्गत ये सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जैसे ILO ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, और इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी बताई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है। अगर नहीं भी बताया हो ना तो ये आपको ये सारे जो फुल फॉर्म्स होते हैं ना, ILO, मनरेगा, फिर पीएम पोषण, PM प्रधान अटल पेंशन योजना, ये सब के बारे में पता होना चाहिए, APY, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट जो आ रहा है वही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक रिपोर्ट है जो कि एक तरह से कंटिन्यूशन इंक्रीज इन फाइनेंशियल सपोर्ट, की फाइनेंशियल सपोर्ट को जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज करने के लिए MSME सेक्टर के लिए उसके लिए कुछ पैसे डाले गए हैं। कितने पैसे वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि ये क्यों किया गया है और कितने टाइम के लिए किया गया है। ये जो है टोटल 5 साल के लिए किया गया है, और बोला जा रहा है कि इससे जो है NPA जो है वो कम होगा जो भी MSME सेक्टर है इनके, ठीक है। तो क्या है बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है 16.98 लाख करोड़ रुपए जो है डाले हैं MSME सेक्टर में, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो दी जाए कंटिन्यूअसली। और बोला जा रहा है ये टोटल 5 साल के लिए ये पैसे दिए जाएंगे, जिसकी वजह से जो NPA है और जो ग्रॉस NPA है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्या होगा, जो NPA है और जो ग्रॉस NPA है वो डिक्रीज कर जाएगा MSME का, ठीक है। तो MSME लोन लेती है, बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं बैंक के ऊपर, तो वो जो है डिक्रीज करने के लिए ही जो है ये फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और बोला जा रहा है कि ग्रॉस NPA जो है वो डिक्लाइन कर जाएगा 1.87 लाख करोड़ से, और सॉरी 1.8 लाख करोड़ से नहीं, पहले जो था वो 1.8 लाख करोड़ था, और अब जो है 1.25 लाख करोड़ रुपए है। और बोला जा रहा है कि ये कुछ 4% का एडवांटेज है, पहले जो था वो एडवांस था, पहले जो था वो 11% का एडवांस था। तो ये आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा जो डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो इतना ज़्यादा है नहीं, और थोड़ा सा है, बट मैंने आपको ही बोला ना कि थोड़ा सा हो तब भी थोड़ा ज़्यादा दिखाती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज की तरफ से एक तरह से वेबसाइट लॉन्च किया, कंप्लीमेंट वेबसाइट लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया है डिजिटल भारत आइडेंटिटी मैनुअल कंपोनेंट वेबसाइट। अब ये वेबसाइट क्या करेगा, अब जितने भी वेबसाइट है आप देखोगे कि अब मान लो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वेबसाइट खोली तो वो आपको थोड़ा अलग दिखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट खोली वो आपको थोड़ा अलग दिखेगा, और कोई दूसरी वेबसाइट खोल लिया आपने, मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे की मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे की अगर वेबसाइट खोली तो वो आपको थोड़ा अलग मिलने वाला है वेबसाइट। तो वो सारे के सारे वेबसाइट का जो भी कलर है, जो भी फॉन्ट है, जो भी मतलब
जो भी चीज़ें हैं मतलब वो सब कुछ जो है एक ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये एक तरह से डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल जो है 3.0 लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत बोला है कि जो भी वेबसाइट रहेंगी गवर्नमेंट की वो सारे के सारे सेम होंगी, जिसकी वजह से जो सपोर्ट है वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट विजन के तौर पे चल पाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, जैसे कि AI पावर्ड सर्च मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, जिसको भसिनी बोला जाता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया है कि जो लैंग्वेज का ट्रांसलेशन है ये भसिनी के तौर पे किया जाता है। तो ये सारे वेबसाइट में रहने वाला है। उसके बाद ये एक तरह से यूनिफाइड हब भी रहने वाला है, जिसके अंतर्गत जो भी स्कीम्स है वो सारे के सारे एक जगह पे मिल जाए, ठीक है। और जो भी MSED के जो भी स्कीम्स है वो सारे के सारे एक जगह पे मिल जाए, ठीक है। सारे स्कीम्स नहीं, जो भी MSMED के स्कीम्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज के स्कीम्स है वो सारे के सारे एक जगह ही मिल जाए। इसके साथ ये जो है इंप्रूव करेगा ट्रांसपेरेंसी भी, ऐसा कुछ गवर्नमेंट का कहना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो आपको जो ऊपर मिल रहा है यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज ने जो है लॉन्च किया है डायरेक्ट डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल वेबसाइट, जिसके अंतर्गत जो भी गवर्नेंस है उसका जो भी चीज़ें हैं उसको बराबर करने के लिए, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो बराबर रहे, जो उनका फॉन्ट साइज है, जो कलर है वो सब कुछ बराबर रहे। इसके अंतर्गत जो गवर्नेंस है वो भी बढ़े, और कुछ चीज़ें हैं जैसे भसिनी जो है अपने जो वेबसाइट है उसमें ऐड किया गया है, और जितने भी स्कीम्स है वो एक ही जगह पे मिल जाए, उसके लिए भी जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। इसको यूनिफाइड हब की तरह बोला जा रहा है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें तो इन्होंने 2 चीज़ें लॉन्च की गई है, ठीक है। तो पहले तो इन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है रिपल्स ऑफ चेंज जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉच प्रोग्राम इन इंडिया, जो कि एम्पावर करता है या तो जो फीचर करता है 10 पावरफुल स्टोरीज जो कि जेंडर एम्पावरमेंट के ऊपर है, ठीक है। क्या है? 10 पावरफुल स्टोरी जो कि जेंडर एम्पावरमेंट के ऊपर है, और इस बुक का नाम क्या है? रिपल्स ऑफ चेंज जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूल वॉच प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। तो वॉच प्रोग्राम के अंदर इसको चलाया जा रहा है, जिसको पब्लिश किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और इसके साथ जो यूनिसेफ इंडिया ये भी जो है मिलकर पब्लिश कर रही है। नेक्स्ट बात करें तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल है उसके अंतर्गत जो वेबसाइट्स है वो अपडेट किए जा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी अपना जो अपडेशन है वो कर रही है वेबसाइट। इसके अंदर बोला गया कि ये भी जो भसिनी है उसको सपोर्ट किया जाएगा, मल्टी लैंग्वेज जो है उसको सपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ जो डिज़ाइन है उसको इंप्रूव की जाएंगी, और बोला जाएगा कि जो भी स्कीम्स है उसको एक ही जगह पे लाया जाएगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर जो भी स्कीम्स है वो आपको एक ही वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब ये फॉलो किसको करता है? ये जो गाइडलाइन बताया था मैंने आपको ऑलरेडी, इंडिया डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का तरफ से आता है, उसके साथ जो गाइडलाइन फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट 3.0 उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ को जो है फॉलो करते हुए ये वेबसाइट बनाया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने पार्टनर किया है यूनिसेफ का युवा के साथ, और ये एक तरह से 3 साल का जो है स्टेटमेंट ऑफ इंडीड साइन किया है। अब स्टेटमेंट ऑफ इंडीड क्या रहता है? स्टेटमेंट ऑफ इंडीड के अंतर्गत जो रूल्स या तो कैसे जो है काम करने वाला है उसका पूरा डायरेक्शन रहता है। अब क्या काम करेंगे? ये काम करेंगे कि जो लिवलीहुड है, अपॉर्चुनिटी है, वो रूरल एरिया में बढ़ाया जाए, स्पेशली वुमेन और यूथ के लिए, ठीक है। और ये बढ़ाया जाएगा कि स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइज या जॉब लिंकिंग करते हुए, ठीक है। और बोला जा रहा है इनका एम रहने वाला है कि जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन है उसको बूस्ट करना, और ये कुछ 10 करोड़ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं उनको भी एम्पावर करता है। कौन करेगा? एम्पावर करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और यूनिसेफ मिलके, यूनिसेफ और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिलके एक तरह से लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगी। किसको? वुमेन और यूथ को। और कैसी दी जाएगी? उनको स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्राइज और जॉब लिंकिंग करते हुए इनको जो है ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और ये जो है अपॉर्चुनिटी दे के एम्पावर करने का काम होगा 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स को, जो कि अलाइन करता है रूरल प्रॉस्पेरिटी रेजिलियंस प्रोग्राम जो कि अंडर आता है यूनियन बजट 2025। तो इसके बारे में यूनियन बजट 2025 में बोला गया था कि एम्पावर करना जो भी रूरल पीपल्स हैं उनको जॉब देना, उनको एम्प्लॉयमेंट देना, ये सारे के बारे में जो है इसमें बताया गया था, और इसको हमने यूनियन बजट में कवर कर लिया, तो यहाँ पे कवर करने का कोई मतलब नहीं बनता।
तो कैसे जो है ये ऐसे अपॉर्चुनिटी देने वाली जॉब अपॉर्चुनिटी हम उसको भी कवर करते हैं। पहले तो इस्टेब्लिश करेगी कंप्यूटर डीडी सेंटर। अब कंप्यूटर डीडी सेंटर के अंदर जो वुमेन्स है वो बैठेगी और कंप्यूटर बेसिस जो भी काम रहता है वो करेगी। ऐसा कैफे के तौर पे मान सकते हो कि कैफे के तौर पे बनाया जाएगा जहाँ पे जो औरतें रहेंगी वो बैठेंगी और जो भी कंप्यूटर काम है वो करेगी। नेक्स्ट जो है दीदी की दुकान। दीदी की दुकान के अंतर्गत जो भी वुमेन्स है उनको एक तरह से आउटलेट दी जाएगी और स्टार्टिंग में ये टोटल 5 स्टेट्स में चलने वाली है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। उसके बाद जो है इसको और भी एक्सटेंड किया जाएगा। बट अभी के लिए जो कंप्यूटर दीदी सेंटर है और दीदी की दुकान, ये 2 चीजें जो है 5 स्टेट में चलने वाली है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। अब इनिशियली तो इसको 5 ब्लॉक में चलाया जाएगा, जिसमें आपको ऑलरेडी बताया, और बोला जा रहा है कि इसको टोटल 35 लाख जो है वुमेन इसका फायदा ले पाएगी और टोटल 7000 ब्लॉक्स में ये चलने वाला है। और इसके अंतर्गत कुछ यूथ हब्स भी बनाए जाएंगे जहाँ पे जो भी यूथ है उनका जो जॉब है या स्किल है या वॉलंटरी अगर वो आना चाहते हैं तो उस तरह से एक एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म भी बनाया गया। अब ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये लखपति दीदी के अंतर्गत किया जा रहा है कि हर एक वुमेन जो है वो 1 लाख रुपए पर एनम के जो है कमा पाए, जो भी वुमेन एंटरप्राइज है उनके अंतर्गत। ठीक है, तो लखपति दीदी तो आपने ऑलरेडी पढ़ाई होगा, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे भी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है 4th नेशनल सबरीमाला एपेक्स कमेटी मीटिंग। इसको जो है चेयर कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे। कौन है? सोनोवाल जी। सोनोवाल जी जो है एज अ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे के यूनियन मिनिस्टर है। तो ये अभी न्यू दिल्ली में जो है चेयर कर रहे थे और इन्होंने 2 तरह के जो है अनाउंसमेंट की गई है, हम उसको एक एक करके कवर करते हैं। पहला अनाउंसमेंट है प्लान ऑफ सागरमाला 2.0। सागरमाला 2.0 के ऊपर जो है कुछ अनाउंसमेंट दी गई है। उसके साथ ही जो सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव है इसके ऊपर कुछ बातें की गई है। पहले तो हम पढ़ते हैं कि प्लान ऑफ सागरमाला 2.0 है क्या। ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव है जिसके अंदर एक तरह का ऑब्जेक्टिव नहीं, इसके अंदर जो है ऑब्जेक्टिव आपको उसको कवर करवाता हूँ, उसका जो बजट है उसको कवर कराता हूँ, उसके बाद जो उसका जो फोकस पॉइंट है ये इसको कवर करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या होने वाली है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको कवर करेगा। ठीक है, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर गैप? जो पोर्ट रहती है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर गैप या मरीन टाइम डेवलपमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको सबरीमाला 2.0 के अंतर्गत तैयार किया जाएगा। अभी बहुत सारे इंडिया में पोर्ट्स है जो कि अभी फुली डेवलप नहीं है, तो वो सब पोर्ट बनाने का काम जो है ये सबरीमाला 2.0 के अंतर्गत किया जाएगा। और देखा जाए तो इसमें जो बजट रखी है वो 40,000 करोड़ रुपये रखी गई है और इसको टोटल बोला जा रहा है कि 12 करोड़ जो है ऐसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। 40,000 करोड़ जो है कुछ 12 करोड़ इन्वेस्टमेंट लाने का काम करेंगे 10 साल में। 1 मिनट देना, थोड़ा पानी पी लो। तो इसका फोकस क्या रहने वाला है कि जो शिप बिल्डिंग है, रिपेयर, रिसाइकिल या एक्सटेंडिंग पोर्ट कैपेसिटी, तो ये सब कुछ जो है इसके अंतर्गत होगा। किसके अंतर्गत? प्लान ऑफ सबरीमाला 2.0 के अंतर्गत। उसका सबरीमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव के अंतर्गत बोला जाए तो इसके अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है आपको कि फोस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्राइज इन मरीन सेक्टर। मतलब मरीन सेक्टर में जो एंटरप्राइज है या तो स्टार्टअप्स है उनको फोकस करते हुए ही जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है। किसने लिया इनिशिएटिव? ये इनिशिएटिव लिया गया है सोनोवाल जी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे के क्या है, यूनियन मिनिस्टर है। और इन्होंने जो है ये 4th नेशनल सबरीमाला एपेक्स कमेटी मीटिंग में ये सारी चीजें बोली गई है। ठीक है, तो ये 2 तरह के इनिशिएटिव कहाँ पे ली गई है? 4th नेशनल सबरीमाला एपेक्स कमेटी के तौर पे ली गई है। नेक्स्ट एक रिपोर्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक ने दिया गया, जो कि जितेंद्र सिंह जो है इसको एज ए लीड करते हैं। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री जो है ये इंडिपेंडेंट मिनिस्टर है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है और ये तरह के इंडिपेंडेंट मिनिस्टर के तौर पे चार्ज लेके बैठे हुए हैं। और इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 का, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि इंडिया का जो बायो इकोनॉमी है वो ग्रो कर जाएगा 16x से। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि 16x से जो है इन अ डिकेड, एक डिकेड में जो है 16x से जो है ग्रो कर जाएगा। अभी की बात करें तो अभी 10 बिलियन जो है 2014 में था और इसको बोला जा रहा है 2024 तक कुछ 165 हो चुका है और एक डिकेड में ये 16x हो जाएगा। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। किसने रिलीज किया रिपोर्ट? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने रिलीज किया और इसको जो रिलीज किया गया है 13th एनिवर्सरी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल इस इवेंट में। ठीक है, तो इस इवेंट में इसके बारे में बताया गया था। और इसके बारे में बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के इन्होंने लॉन्च किया है बायो साथी भी। बायो साथी के अंतर्गत एक तरह से 6 मंथ लंबा इंटरनेशनल मेंटरशिप इनिशिएटिव है और ये मोस्टली बायोटेक स्टार्टअप्स को जो है हेल्प करता है। ठीक है, तो बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट 2 तरह के सेलिब्रेशन है उसको कवर करता है। तो पहला तो आ रहा है 109, याद रखना
109 नहीं है, 1009 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ माता कर्मा। तो माता कर्मा के ऊपर जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है, इन्होंने जो है माता कर्मा के ऊपर एक तरह से गॉड है, इनके ऊपर जो है एक तरह से पोस्टल जो है चीज़ें रिलीज़ की गई, ठीक है। तो पोस्टल कॉइन जो है रिलीज़ किया जाता है, तो वैसा कुछ रिलीज़ किया गया है और इसको जो है रिलीज़ किया गया है छत्तीसगढ़ सीएम के द्वारा, ठीक है, जो रायपुर में जो है इसको रिलीज़ किया गया है। अब इसके बारे में बात करें तो माता कर्मा जो है एक तरह से सर्व कर रहे थे कि खिचड़ी जो है तो लॉर्ड कृष्णा जो है खिचड़ी जो है लॉर्ड कृष्णा को दे रहे थे, तो उनके ऊपर ही जो है ये एज अ सेलिब्रेशन की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट एक तरह से सेलिब्रेशन है जो मणिपुर गवर्नमेंट कर रही है। तो मणिपुर गवर्नमेंट की एक जो नॉर्मल हमारे इधर होली रहती है, ठीक है, तो मणिपुर में एक तरह से फेस्टिवल बनाया जाता है एज अ होली, जहाँ पे जो मणिपुर के जो ट्रेडिशनल डांस ये सारी चीज़ें होती है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ता है थोड़ा बहुत। तो इसके अंदर जो चीज़ें रहती है, जैसे होली में क्या रहता है कि होली में सारे दोस्त साथ में आ जाते हैं, ठीक है, तो पूरे मस्ती वस्ती करते हैं। तो वैसे ही ये भी ऐसे ही रहता है मणिपुर में एक तरह से सेलिब्रेशन, जिसके अंदर यूनिटी जो भी लोग आते हैं वो एक साथ मिलते हैं और कुछ चैलेंजेस भी ये लोग करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का फेस्टिवल जो मणिपुर में बनाया जाता है और एग्जाम के पॉइंट हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट का कोई भी फेस्टिवल बनाया जा रहा हो और वो एग्जाम में पूछा ना जाए, वो बहुत कम चांस होता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल है तो पूछा जा सकता है, तो इसको कवर करते हुए चलना है। तो एक टोटल 5 दिन का इवेंट रहता है, 5 दिन लंबा जो फेस्टिवल होता है और ये स्टार्ट होता है फुल मून में, ठीक है। तो फुल मून के दिन में स्टार्ट होता है और बोला जाता है कि मोस्टली फेब और मार्च के बीच में जो इसको किया जाता है। और ऐसा नहीं कि होली के टाइम पे होता है, फेब और मार्च के बीच में इसको किया जाता है। ऐसा मान सकते हो कि ये होली फेस्टिवल है मणिपुर का, लेकिन होली के दिन में किया जाता है, ऐसा कुछ फेस्टिवल ये है नहीं, ठीक है। तो इस फेस्टिवल की बात करें तो इस फेस्टिवल को एक तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ हट्स बनाए जाते हैं, तो उसकी स्पेस को किया जाता है, उसमें कुछ कलर वलर ये सब किया जाता है। उसके साथ जो है ट्रेडिशनल डांस भी इस इवेंट में ही हो जाता है। और जैसे कि पता होगा कि अभी एक चीज़ जो वायलेशंस हो रही है मणिपुर में, इसकी वजह से जो बीरेन सिंह थे वो अभी अपना जो सीट है एज अ सीएम के तौर पे छोड़ दिया है और अभी मणिपुर में जो है एज अ प्रेसिडेंसी रूल चल रहा है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि जो ये वायलेशन की वजह से ये जो फेस्टिवल नहीं हो पा रहा था 2023 में, और 2023 से लेकर 2024 तक जो है कैंसिल था, लेकिन अब जो है 2025 में जो है इसको फाइनली किया गया है, क्योंकि अभी प्रेसिडेंसी रूल चला हुआ है, ठीक है। तो मणिपुर में प्रेसिडेंसी रूल चला हुआ है तो थोड़ा सा शांति है, बट तभी मणिपुर अभी भी जल रहा है। तो देखते हैं कब तक सही होता है चीज़ें, और इसलिए 2 साल तो ये लोग कर नहीं पाए ये फेस्टिवल, बट अब जो है 2025 में जो है इन्होंने फाइनली ये फेस्टिवल किया। अब चलता है फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर बढ़े तो केरला जो है पहली इंडियन स्टेट बनी है जिन्होंने पास किया है सीनियर सिटीजन कमीशन बिल 2025, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि जो सीनियर सिटीजन की राइट है, वेलफेयर है या रिहेबिलिटेशन है, उसके बारे में सारी चीज़ें इस बिल के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। क्योंकि आपने भी आसपास देखा होगा कि जब बूढ़े आते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है, तो वो सब के लिए प्रॉपर बिल बनाई गई है कि जैसे आप नहीं छोड़ सकते, अब्यूज़ नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें जो है इस बिल के अंदर जो है बताई गई है। तो इसके बारे में बात करें तो इस बिल को बनाया गया है स्टेट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके, और जो भी सीनियर सिटीजन या तो जो एल्डरली पीपल है उनका वेलबींग को देखते हुए बनाया गया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन, अगर कोई भी इशू होता है जैसे कि एब्यूज़ हो गया, लोनलीनेस हो गया, निगलेक्ट किया जा रहा है जो भी सीनियर सिटीजन है उनको, तो वो सब को जो है सॉल्व करने का काम करेगा ये कमीशन। उसके बाद जो सीनियर सिटीजन को अगर कुछ स्किल की नीड है, कुछ नया कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे उनको कुछ काम वाम या सोशल बेनिफिट हो सकता है, तो वो सब जो है इसके अंतर्गत किया जा रहा है। इसके लिए आपको याद रखना है कि इसका जो कंपोजिशन होने वाला है इस कमीशन का, वो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी ये सारे जो पर्पस है ये सारे इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसके बारे में बात करें तो इसकी जो कंपोजिशन है आपको मिलने वाली है, इसमें 1 चेयरपर्सन रहने वाला है और 4 जो है सीनियर सिटीजन मेंबर रहने वाले हैं। जो 4 जो है सीनियर सिटीजन मेंबर होंगे उसमें से 1 कम से कम वुमेन होंगी और 1 जो है ST/SC को रिप्रेजेंट करते हुए पर्सन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा कहना है, और ये जो है अपॉइंटमेंट बाय केरला गवर्नमेंट किया जाएगा बाय ऑफिशियल नोटिस, और ये कमीशन का जो हेडक्वार्टर आपको तिरुवनंतपुरम केरला में मिलने वाला है। इसमें कुछ एडिशनल सपोर्ट दिया जाएगा बाय सेक्रेटरी, रजिस्ट्रार और फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू, जो केरला बेस्ड है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो मैंने आपको ऊपर बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप स्किप भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है बनाया गया है। इसको इनोग्रेट किया गया है अंडर द लीडरशिप ऑफ विश्व भारती फाउंडर के तौर पे, ठीक है। तो विश्व भारती जो फाउंडर है ये कौन है? जैन आचार्य लोकेश मुनि। तो जैन आचार्य लोकेश मुनि के तौर पे जो है इनको किया जा रहा है,
और इनके बारे में जो है इनको जो है ये सेंटर जो है सौंपा गया था भाई रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और ये सेंटर कहाँ पे बन रहा है? ये सेंटर जो है गुरुग्राम में बन रहा है, ठीक है। तो इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ बन रहा है? गुरुग्राम हरियाणा में बन रहा है, जो कि बना रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ विश्व भारती फाउंडर के तौर पे। विश्व भारती फाउंडर कौन है? लोकेश मुनि। लोकेश मुनि जो है इसके फाउंडर हैं और इसको जो है गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। अब लोकेश के बारे में बात करें, जो आचार्य लोकेश है, इन्होंने एम्फोसाइज किया जो वर्ल्ड पीस सेंटर है ये सर्व करेगा एज अ इंस्पिरेशन ऑफ जो स्पेशलिटी रहती है उसके साथ जो सोशल टुगेदरनेस रहती है, ये सब जो है इंप्रूव करने का काम करेगा। ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें मैं बताऊं तो ये सारी चीज़ें कुछ एग्जाम के लिए रिलेवेंस होती नहीं, ठीक है। तो ये सब दिया क्यों गया है आपको कि आप जो है ना चीज़ों को पढ़ो और समझो किसके लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप पढ़ोगे तभी जो आपको समझ आएगी। नेक्स्ट जो है वो आपको मिलेगा वर्ल्ड पीस सेंटर प्ले कर रहा है क्रूशियल रोल इन राइजिंग अवेयरनेस, एनकरेजिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ये सब आपको पढ़ने के लिए दिया तो आप इसको पढ़ लो। बाकी आप समझ सकते हो कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो है एनकरेज करने के लिए जो है ये बनाया गया है और उसका जो अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें रहती है जो कि वर्ल्ड पीस सेंटर के तौर पे इंडिया गुरुग्राम में बनाया गया, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ऊपर वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे वाले भी आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट तो है बट नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। मैं आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको गाइड भी करूँगा कि क्या पढ़ सकते हो क्या छोड़ सकते हो, क्योंकि मेरा एम वो नहीं है कि जो टॉपर्स हैं उनको पढ़ाना। मेरा एम ये है कि जो मतलब बिलो एवरेज है या एवरेज है, जिसको जीए पढ़ने में मुश्किल होती है, मैं उनको पढ़ाऊँ, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ और उस हिसाब से आपको कंटेंट भी उस हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं है टॉपर नहीं बनेंगे आप, टॉपर तो बन ही जाओगे यार, टॉपर बने हैं हमारे यहाँ से तो वो बन जाओगे, बट जो एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है वही पढ़ो, बाकी फालतू की चीज़ें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं लॉन्चेस के ऊपर। तो लॉन्चेस आ रहे हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेडिसिन, जो कि एक तरह से टेलीकॉम R&D सेंटर है। इन्होंने लॉन्च किया सम्राट। सम्राट जो है फर्स्ट कोरेंट ऑफ इंक्लूसिव प्रोग्राम के अंतर्गत आता है और इनका काम जो सम्राट है इसका काम है प्रमोट करना इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी और IT में जो है या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो है प्रमोट करने के लिए सम्राट जो है बनाया गया। अब सम्राट की बात करें तो टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम इफेक्टिवली, तो CDAC हैज़ पार्टनर विद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और ये किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पे, ठीक है। तो ये जो है सपोर्ट देने का काम करेगी टेलीकॉम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, उसके साइबर सिक्योरिटी, उसके 5G और 6G, AI, इंटरनेट काइंड ऑफ थिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो ये सबको जो है सपोर्ट देने का काम करेगी। इसके बाद इस प्रोग्राम की बात करें तो इसको जो है अभी हाइब्रिड मोड में चलाया जाएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन बेसिस पे। टोटल पर कोरेंट में जो है 18 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किए जाएंगे और 2 कोरेंट जो है हर साल रहने वाला है, ठीक है। टोटल 36 स्टार्टअप को मतलब सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और इसको ये जो है प्रोग्राम एक्सेसिबल है बाय c.in या तो c.suyaj.net के तौर पे। इंपॉर्टेंट क्या थिंग है कि जो भी स्टार्टअप्स रहती है उनको 5 लाख रुपए तक जो है बेनिफिट मिलने वाला है और 6 महीने के लिए जो है ऑफिस का स्पेस भी मिलेगा, ठीक है। तो ये CDAC जो कैंपस है, CDAC का कैंपस बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे एक तरह से 6 महीने का ऑफिस कैंपस भी मिलने वाला है, जो भी ये जो चैलेंज है इसको जीतेगा उसको, ठीक है। और उसके बाद जो एक्सेस भी दिया जाएगा R&D लैब्स के तौर पे, और जो भी R&D करना चाहे तो वो सारे जो है चीज़ें यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो मोस्टली टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया है सेकेंड प्रोजेक्ट 1135.6, जिसका नाम रखा है तपस्या। तपस्या आप देख सकते हो, ये ऐसी बोट है, ये जूम करके बता देता हूँ, ये बोट कुछ ऐसी दिख रही है। तो इसको जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसको यार्ड 1259 के तौर पे लॉन्च किया गया। इसको जो गोवा शिपयार्ड ने लॉन्च किया और ये सेकेंड प्रोजेक्ट है और बोला जा रहा है कि इसमें 56% ऑफ इंडिजिनियस सामान यूज़ किया गया है और टोटल जो है बोला जा रहा है कि इंडिया का जो बजट सिस्टम है उसको बढ़ाया जाएगा 50,000 करोड़ रुपये तक, ठीक है। तपस्या की बात करें तो ये नाम रखा गया भीमा मास के तौर पे इनको नाम रखा गया, क्योंकि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन नेवी की बात करें तो अब इंडियन नेवी से ही सारे अब लॉन्चेस हैं। पहला तो है नाइन्थ ACTCM, इसका फुल फॉर्म मिलेगा आपको एम्यूनेशन कम ट्रोपोडो कम मिसाइल। अब ट्रोपोडो क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, बाकी चीज़ें आपको फिर समझ आ जाएगी। सबमरीन पता हो, एक सी बनाते हैं इधर, ये सी है मान लेते हैं, ठीक है। ये सी बेड है, ये नीचे वाला सी बेड है, ठीक है, और ये सी है। जब सी में जो सबमरीन उड़ता है, सबमरीन जो है पानी के नीचे रहता है, तो सबमरीन को मार गिराने के लिए जो है
एक तरह से टोर्पेडो बनाया जाता है, ठीक है। तो टोर्पेडो का काम होता है सबमरीन को मार गिराना, ठीक है। क्या काम होता है टोर्पेडो का? टोर्पेडो का काम होता है सबमरीन को मार गिराना। तो ये 9 तरह का जो है सबमरीन को मार गिराने का टोर्पेडो मिसाइल जो है बनाया गया है बाय इंडियन नेवी, ठीक है। तो इंडियन नेवी ने जो है इसको लॉन्च किया गया है, और कहाँ पे लॉन्च किया है? नेवल डॉकयार्ड जो मुंबई में है उधर लॉन्च किया गया है। इस इंडियन नेवी ने जो है इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था सूर्या दीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि एक तरह से एमएसएमई शिपयार्ड है। इनको बोला था कि 11 ऐसे जो टोर्पेडो बनाने के लिए, ठीक है, कितने? 11 टोर्पेडो बनाने के लिए इनको बोला गया था। और ये जो शिपयार्ड है ये ऑलरेडी 8 ऐसे डिलीवर कर चुकी है, और अब जो है ये 9वां डिलीवर किया था, और उसके बाद ही जो है 10वां भी डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो ज़्यादा रुके नहीं, इन्होंने बोला कि हम तो बैक टू बैक आएंगे, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट उन्होंने 10वां भी डिलीवर कर दिया, जो कि सेम तरह का टोर्पेडो कम मिसाइल रहने वाला है, जो कि इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इसके साथ जो इंडिया ने डिजाइन एंड बिल्ड किया गया था बाय इंडियन शिप डिजाइन फर्म और इंडियन रजिस्ट्री ऑफ शिपिंग के साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों के दोनों न्यूज जो है ना, ये दोनों के दोनों लिंक्ड है। नेक्स्ट चलते हैं 425T फुल टर्क वाहन जो है लॉन्च किया गया है, और इसके बारे में बात करें तो ये एक तरह से 6 टर्क का कॉन्ट्रैक्ट था, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है बाय द इंडियन नेवी, ठीक है। तो इंडियन नेवी ने इसको लॉन्च किया है, जिसका काम है फाइटिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेसिटी के तौर पे इसको बनाया गया है, ठीक है। तो एक तरह का शिप है जो कि मोस्टली सर्च एंड रेस्क्यू के लिए यूज़ किया जाएगा। अब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के न्यूज़ कवर करते हैं, कुछ नहीं, मतलब कि एक ही ऐसा न्यूज़ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है और इसको ध्यान देना, ठीक है। एक है बट इंपॉर्टेंट है। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो ये सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश है, तो इन्होंने जो है इनोग्रेट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रेडी सीफी नोएडा 02 डेटा सेंटर कैंपस, और इसको जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। क्या बनाया है? सीफी नोएडा 02 डेटा सेंटर कैंपस, और ये एआई बेस्ड कैंपस जो है इसको ऑपरेट किया जा रहा है बाय सीफी इन्फिनिटी नहीं है, ये इन्फिनिट स्पेस लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक तरह से डेटा सेंटर प्रोवाइडर है। तो ये नोएडा में जो है पहली बार तो नहीं, वैसे दूसरा जो है ये डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, और ये कौन बना रहा है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसको बनाने जा रही है। इस फैसिलिटी की बात करें तो ये फैसिलिटी जो है प्ले करेगा वाइड प्रोविड रोल इन एनहांसिंग द डेटा प्रोसेसिंग, उसका जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, उसको भी बढ़ाया जाएगा। और बोला जा रहा है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर फैसिलिटी रहने वाला है, जिसके अंदर 130 मेगावाट का कैपेसिटी रहने वाली है टोटल, ठीक है। टोटल कैपेसिटी इसकी डेटा सेंटर की 130 प्लस मेगावाट की रहने वाली है। इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि 3 तरह से स्केलेबल टावर है, एक तो वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल, दोनों के दोनों, उसके साथ 3 तरह के जो स्केलेबल टावर रहेंगे। आपने पता होगा कि ऐसे जो डेटा सेंटर्स रहते हैं उसके अंदर कुछ टावर्स रहते हैं, तो ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, तो इस तरह से जो है ये टावर रहने वाला, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ये जो पुराना जो नोएडा 01 था उसके साथ नोएडा 02 कनेक्ट किया जाएगा, और टोटल 4 डाइवर्स फायर पाथ भी बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जो OTT प्लेयर्स हैं या तो जो क्लाउड कनेक्ट नोड्स है वो सारे कनेक्ट हो पाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया, और कौन से गवर्नमेंट ने लिया? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लिया है। तो ये हो गया हमारा 4th वीक का मार्च का होगा वीकली करंट अफेयर्स खत्म, और मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया मैंने आपको समझ आया होगा। और वीडियो से लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ, अगर लगे कि कंटेंट अच्छा है और पढ़ाई अच्छा है तो वीडियो को शेयर भी कर दो। और अगर ये PDF चाहिए तो ये PDF वैसे तो पेड है, बट कुछ ना कुछ इसमें से जो कंटेंट है वो आपको फ्री में मिल जाएगा मेरे बैंक से टेलीग्राम ग्रुप में, और इवन जो मेरे डेली करंट अफेयर्स होते हैं वो भी आपको इसी फॉर्म में माइंड मैपिंग फॉर्म मिल जाता है, तो आपको वो ये सारी चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सो अभी के लिए वीडियो इतना रहता है। थैंक यू वॉचिंग ऑन दिस वीडियो।